आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगी यार, वीडियो इतना लेट आ रहा है। और लेट किस वजह से वीडियो बन रही है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेरे को क्यों टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और देखो यार, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ना आपको मैं पहले बता दूं, देखो आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो है आपका वो 40 मार्क्स की उसमें थ्योरी पूछी जाएगी, ठीक है। और सेक्शन बी में भी चांसेस हैं कि आपके 20 नंबर की थ्योरी तो आएगी ही आएगी, मतलब ओवरऑल आपकी 60 मार्क्स की थ्योरी आएगी। तो देखो थ्योरी यार आनी तो है, ये तो पता है, लेकिन ना कहाँ से आएगी उसका कहना मुश्किल है। क्योंकि देखो आपका ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और थ्योरी कहीं से भी पूछ ले रहे हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर चेक करा इग्नू का, तो हर साल कहीं कहीं से थ्योरी पूछ ली है, कभी कुछ पूछ लिया है, ठीक है। और सब्जेक्ट तो देखो आपका ईजी है, कॉस्ट अकाउंटिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन वही कि इसमें सिलेबस ज़्यादा है आपका, तो काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे अगर मैं एक एक टॉपिक बताने बैठूं। फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगी कि जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो भी चांसेस हैं उनके आने के, मैं वो सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो में बता दूं, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद आप लोग पास तो इजीली हो ही जाओगे, ये तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा देखो आपकी मैं वीडियो के एंड में ट्राई करूंगी कि आपको न्यूमेरिकल्स 1-2 दे दूं, या फिर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट और बाकी जो इंपॉर्टेंट आपके जो फॉर्मूले हैं, जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल का, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का, रीऑर्डर क्वांटिटी का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, मशीन आवर रेट का, इन सब का मैं आपको ना फॉर्मूले वगैरह बता दूं, ताकि आप लोग खुद से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। और मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चंस मैं अटैच कर दूं लास्ट में वीडियो के, ठीक है, ताकि आप लोग वहां से एक बार देख लो कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। बाकी थ्योरी तो मैं आपको बता ही दूंगी, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट आप लोगों को पता है, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का कितना खर्चा लगता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट, ठीक है। तो उस कॉस्ट के लिए हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, उस कॉस्ट को निकालना कि कितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है, कितनी सर्विस की कॉस्ट आई है, उसको पूरा क्लासिफाई करना, समराइज करना, रिकॉर्ड करना, ठीक है। उस कॉस्ट के रिगार्डिंग हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक और टर्म आपकी पूछ लेते हैं कभी कभी कि कॉस्टिंग क्या होता है। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कॉस्टिंग देखो आपको क्या है ना, कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट को असरटेन करना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की आपको कॉस्ट निकालनी है, तो उसकी क्या टेक्निक्स होंगी, क्या पूरा प्रॉपर प्रोसेस होगा, उसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कॉस्टिंग आपकी बस इतनी ही होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में देखो आप लोग पूरा रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, उस चीज़ों को समराइज करते हो, ठीक है। आप प्लानिंग करते हो कितनी हमें कॉस्ट कैसे कंट्रोल करनी है, रिड्यूस करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। तो कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो आपसे पूछा जाता है ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स या फिर एडवांटेजेस, तीनों लगभग सेम पॉइंट्स होते हैं। आप सेम पॉइंट्स तीनों में लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव्स मैं बता रही हूँ। अगर रोल पूछता है आपसे, या फिर अगर आपसे पूछता है कि क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, तो फिर आप लोग यही पॉइंट्स लिख सकते हो। देखो सबसे फर्स्ट है आपका असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को फाइंड करना, ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। सबसे फर्स्ट काम कॉस्ट अकाउंटिंग हम किस लिए कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्टिव पता करना है ना, हमें फाइंड करना है कि हमारे प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। सेकेंड है आपका एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट और असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा लगाना, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना लगभग कितना कॉस्ट हमारा किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का आ सकता है, ठीक है। थर्ड आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करना कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई ना चली जाए, बहुत ज़्यादा कम ना चली जाए, किस किस फैक्टर पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पे देखो अगर हम चेक करते हैं हमारी जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसे हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उस कॉस्ट को हमें कम करना है, ठीक है। बिना प्रोडक्ट की, बिना सर्विस की क्वालिटी को कम करें, ठीक है। क्योंकि अगर हम अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट की कम कर देंगे तो हमारी जो ऑडियंस है वो तो चली जाएगी ना। क्योंकि अगर खराब प्रोडक्ट आप लोग बनाओगे अपनी कॉस्ट को कम करके, तो खराब प्रोडक्ट कौन लेना चाहेगा। इसलिए बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किए हम अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद है आपका डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से आप लोग सेलिंग प्राइस सेट कर सकते हो।
क्योंकि जब तक आपको अपनी कॉस्ट नहीं पता होगी कि हमारा कितना खर्चा आया प्रोडक्ट को बनाने में, तो आप लोग सेलिंग प्राइस कैसे सेट करोगे? क्योंकि आप पहले अपना खर्चा निकालोगे कितने का पड़ा। जैसे ये पेन है, किसी भी कंपनी को अगर ये पेन 5 रुपये की कॉस्ट आई है किसी भी कंपनी को ये पेन बनाने में, ठीक है, तो वो 5 रुपये में तो नहीं बेचेंगे ना, वो इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 7-8 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में, कितने भी रुपये में बेच सकते हैं। लेकिन पहले कॉस्ट पता होएगी तब वो अपना सेलिंग प्राइस फिक्स कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फैसिलिटेटिंग प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट्स। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, आप लोगों को पता है P&L होता है, आपका बैलेंस शीट होती है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बनाने में कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हेल्प करती है, डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए कॉस्ट अकाउंटिंग के। इसके बाद देखो कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर फायदा है तो नुकसान भी हो गई, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है आपका द सिस्टम इज क्वाइट एक्सपेंसिव। आपके जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिस्टम है ना, ये एक्सपेंसिव पड़ता है। एक्सपेंसिव इसलिए पड़ता है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए आप लोगों को एक कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता है, नॉर्मल अकाउंटेंट की तरह सस्ते में आपको नहीं मिल जाता, ठीक है। सस्ते में तो वो भी नहीं मिलते, बट हाँ ये उनसे ज़्यादा चार्ज करता है, ठीक है। और हर छोटी मोटी कंपनी के बस की बात नहीं होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज ही कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर कर पाती हैं, ठीक है। तो आपका ये कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट आपका लिमिटेशन है प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रीक्वेंटली इज नेसेसरी। यहाँ पे देखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोगों को बनाना होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ना प्रॉफिट कभी भी सेम नहीं आता है, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए हम दोनों का प्रॉफिट मैच करने की कोशिश करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं अपना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉस्टिंग सिस्टम इटसेल्फ डज नॉट कंट्रोल कॉस्ट। अभी जो पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, ये जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है, ये खुद से सारी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। पूरी तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता है ये। और ऐसा इस वजह से क्योंकि जो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को तो इंक्लूड ही नहीं करता है। वो सिर्फ जो प्रोडक्ट सर्विस की डायरेक्ट जो उसको कॉस्ट नजर आ रही होती है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है। और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। इस वजह से ये प्रॉपर आपकी एक्यूरेसी नहीं दिखा पाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है वो पूरी कंट्रोल प्रॉपर नहीं कर पाती है कॉस्ट पे, ठीक है। तो ये सारे आपके लिमिटेशंस हो गए कॉस्ट अकाउंटिंग के। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है असर्टेन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो गुड्स की और सर्विसेज की कॉस्ट को फाइंड करता है, ठीक है। और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है प्रेजेंट्स द ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। ये आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग आपके गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट को फाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड आपका जो डिफरेंस आता है नीड नॉट बी फॉलोड बाय सिस्टम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। यहाँ पे देखो जब आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, इसमें आपको एक्सटर्नल ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना पड़ता है ताकि पता चल पाए आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल ट्रू दिखा रही है। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो बिल्कुल ट्रू दिखा रही है कि नहीं, उसमें कोई घपला तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑडिट करवाना जरूरी होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको ऑडिट करवाना जरूरी नहीं होता है, एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। थर्ड आपका डिफरेंस देखने को मिलता है, देखो आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, उसमें हम एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करते हैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स इनके अंडर में, ठीक है। लेकिन आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें आप लोगों को पता ही है हम लोग डेबिट क्रेडिट का यूज करते हैं, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट और इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे आप एक्सपेंसेस को दिखाते हो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट इन नामों से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस आता है वो आता है देखो शो एक्सपेंसेस इन अ कॉस्ट शीट, प्रोसेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें आप एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ दिखाते हो, कॉस्ट शीट में दिखाते हो, प्रोसेस अकाउंट में दिखाते हो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाते हो। ये जब आप आगे पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोगों को पता है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपने खर्चे को, अपने इनकम को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस आता है कॉस्ट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये देखो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है प्रेजेंट्स द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आप डेटा है ना, ये आप फ्रीक्वेंटली बनाते रहते हो, ठीक है। आप मतलब जो कॉस्ट शीट वगैरह होती है आपकी
वो टाइम टू टाइम आप लोग इसको चेक करते रहते हो, प्रिपेयर करते रहते हो। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग, आपको पता ही है कि साल में एक बार बनाते हैं, नहीं तो कई कई लोग 2 बार बनाते हैं, ठीक है। बट मोस्टली हम लोग फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, वो हम साल में एक ही बार बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के मेथड्स। यहाँ पे देखो आपके 8 टाइप के कॉस्टिंग के मेथड्स दिए गए हैं आपकी बुक में, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है आपका जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग देखो क्या होता है, यहाँ पे हम ईच जॉब की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको देखो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे ना सेम टाइप की कोई जॉब हो रही है, ठीक है, काम आप एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, तो उस एक पर्टिकुलर जॉब में आपका क्या कॉस्ट आ रही है ना, उसकी कॉस्टिंग करी जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो कार रिपेयरिंग है या फिर प्रिंटिंग जो आपकी स्टेशनरी है, इस टाइप की जॉब्स में जॉब कॉस्टिंग का यूज करा जाता है। जहाँ पे देखो आप लोग एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि कोई भी कार बना रहे हो, ठीक है, कार रिपेयर कर रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वहां पे एक चीज को ठीक करने में, रिपेयर करने में क्या आपका जो कॉस्ट लगी है, ठीक है, एक जॉब को परफॉर्म करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी है, वो आप पता कर पाते हो जॉब कॉस्टिंग की हेल्प से, ठीक है। सेकंड आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखो, यहाँ जॉब कॉस्टिंग में देखो क्या होता है ना, छोटी छोटी जॉब्स की आप लोग कॉस्ट निकालते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में देखो छोटी जॉब्स नहीं होती, बड़ी जॉब को, कोई बड़ी जॉब हो, कोई बड़ा टास्क हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की आप लोग कॉस्ट निकालते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखो, जैसे कोई बिल्डर है, ठीक है, उसने कोई घर बनाने का, कोई डैम बनाने का, कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये उसके लिए क्या है, एक जॉब है, लेकिन एक जॉब बड़े लेवल पे, ठीक है, वो एक पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में कितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। जॉब कॉस्टिंग है वो छोटी छोटी जॉब्स छोटे छोटे लेवल पे परफॉर्म करी जाती है, उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जब आप जॉब जो आपकी है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट में कितनी आपकी कॉस्ट आई है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और इसको देखो आप लोग टर्मिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो एग्जाम में अगर टर्मिनल कॉस्टिंग लिखा हुआ आता है तो वो जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका देखो बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है ना, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बैचेस में बन रहा होता है, ठीक है। बैचेस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आप लोग देखो कि जैसे वो लोग जो मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, वो पूरे बैचेस में होती हैं। वो एक मेडिसिन का मतलब एक टैबलेट का तो पैसा कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो लोग पूरे बैचेस का पैसा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी होती है बैच कॉस्टिंग। इसके बाद आता है आपका यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग में देखो आप एक यूनिट की कितनी कॉस्ट निकल रही है, ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। और यूनिट के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप लोग ईट वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो। ईंटें बनती है ना, तो एक ईट आप लोगों को 8 रुपए की पड़ी है, 10 रुपए की पड़ी है, वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो, यूनिट कॉस्टिंग की मदद से, जहाँ पे आप लोग एक पर्टिकुलर एक यूनिट का कॉस्ट निकाल रहे होते हो, ठीक है। जैसे कि कोई बॉटल है, कोई बर्तन हो गया, कोई कुकर हो गया, ठीक है, या फिर इस टाइप की चीजें जहाँ पे आप किसी एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहे होते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। इसके बाद देखो आता है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग। अब आपका देखो कोई इस टाइप का आपका प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे प्रोसेस से होके और फिर बनता है, ठीक है, मतलब एक ही स्टेप में नहीं बन जाता है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप लोग बहुत सारे प्रोसेस से होके उसको गुजरना पड़ता है, तो वहाँ पे पर प्रोसेस आपकी क्या कॉस्ट आई है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो आप लोग कोई कार ले सकते हो, ठीक है। एक कार को बनाने के लिए कितने सारे पार्ट्स लगते हैं उसमें, ठीक है, पूरे डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस होता है उसका, तो पर प्रोसेस पे आपकी क्या कॉस्ट आई है उसको हम लोग पता करते हैं इससे, ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ सर्विस सच एज बस, रेलवे, नर्सिंग होम एक्सेट्रा। यहाँ पे आप देखो लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उस सर्विस को लोगों को प्रोवाइड करने में आपको कितनी कॉस्ट लग रही है वो पता करते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की हेल्प से। जैसे कि आप कोई बस है आपकी, ठीक है, कोई आप बस रन करते हो, तो उस बस से आपको उस बस को ऑपरेट करने में आपको कितना खर्चा आ रहा है, या फिर कोई भी आपका रेलवे फैसिलिटीज हो गई, नर्सिंग होम हो गया, ठीक है,
इस टाइप की अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो लोगों को, तो उसको ऑपरेट करने में आप लोगों की कितनी कॉस्ट आ रही है, आप लोग कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आपका मेथड होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मल्टीपल कॉस्टिंग। मल्टीपल कॉस्टिंग देखो और कुछ नहीं है, मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब है जहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना हुआ हो, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको कार का एग्जांपल दिया था ना, तो वो कितने सारे डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना होता है। कोई टेलीविजन ले लो, कोई प्रिंटर ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, ठीक है। तो उन सब की कॉस्टिंग जब हम लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कॉस्टिंग। लास्ट में आता है आपका यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में देखो यहाँ पे कोई कॉस्टिंग मेथड नहीं है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो हमारे आसपास जितनी भी कंपनीज हैं वो सब एक अगर प्रॉपर सेम मेथड यूज करते हैं कॉस्टिंग का, ठीक है। मतलब हमारे आसपास जो कंपनीज हैं वो अगर सेम मेथड यूज कर रही हैं कॉस्टिंग का, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ कॉमन मेथड ऑफ कॉस्टिंग बाय अ नंबर ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री इज नोन एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मतलब बहुत सारी फर्म्स सेम इंडस्ट्री में, बहुत सारी फर्म्स अगर सेम मेथड को यूज कर रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। समझ में आ गया मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपका। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग पे। तो देखो कॉस्टिंग के आपके 3 टाइप्स होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे फर्स्ट देखो आपका आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग देखो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। सेकेंड होती है आपकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग देखो यहाँ पे ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है जहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, जब वो कॉस्ट आपकी इनकर्ड हो चुकी होती है, ठीक है। थर्ड आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, आपकी जो कॉस्ट है वो आपको एक्चुअल में नहीं पता होती है, मतलब आपकी प्रेजेंट वैल्यू पे आपको नहीं पता होती है। यहाँ पे आप क्या करते हो, अंडर विच कॉस्ट आर डिटरमाइंड इन एडवांस और सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप एडवांस में डिटरमाइन कर लेते हो, सोच लेते हो, मतलब एडवांस में आप लोग कहते हैं ना एक तरीके से एस्टिमेट कर लेते हैं, हम लोग प्री डिटरमाइन करते हैं कि हाँ इस प्रोडक्ट की या फिर इस सर्विस की इतनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले से स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो कि इस पर्टिकुलर गुड की, इस पर्टिकुलर सर्विस की इतनी कॉस्ट आ सकती है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो आपके टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग है। इसका क्वेश्चन वैसे इतना जल्दी पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मटेरियल कंट्रोल से, कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। तो देखो मटेरियल कंट्रोल में बी डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड यूसेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो भी मटेरियल आ रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे देखो मटेरियल की बात हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल की, इनडायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है। सॉरी रॉ मटेरियल आपका जो होता है, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल की बात, यहाँ पे फिनिश गुड्स की बात नहीं होती है, आपकी सीधा रॉ मटेरियल की बात होती है। आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की ही बात करी जा रही होती है। तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसको किस तरीके से स्टोर करना है, कैसे उसको यूज़ करना है प्रॉपर, कि वेस्ट ना हो आपका जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसको कहाँ से आपको लेके आना है। तो उस मटेरियल के रिगार्डिंग जब आप मटेरियल को कंट्रोल करते हो उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। अब मटेरियल कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट है आपका देयर शुड बी अ कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर टाइप का मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन में किसी भी तरीके की रुकावट ना आए, ठीक है। थर्ड है आपका ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पे आपको मटेरियल इतना ज़्यादा स्टॉक में नहीं रख लेना है कि आपको वो काम ही ना आए, क्योंकि आपको पता है मटेरियल आप परचेज़ करोगे तो आपका पैसा लगेगा, और अगर आप ओवर स्टॉक कर लोगे तो यहाँ पे आपका पैसा बस ब्लॉक होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है मटेरियल्स की, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल की हेल्प से आप ओवर स्टॉकिंग रोक सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है आपका मटेरियल शुड बी परचेज्ड ऑन द मोस्ट फेवरेबल टर्म। यहाँ पे मटेरियल को आप लोगों को परचेज करना है मोस्ट फेवरेबल टर्म पे, ठीक है। फोर्थ है आपका मटेरियल शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड सो एज टू प्रिवेंट लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज। यहाँ पे आपको मटेरियल्स को प्रॉपरली स्टोर करना होता है, ठीक है, ताकि आपको स्टोरेज के टाइम पे कोई भी लॉस ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने किसी ऐसी जगह स्टोर कर लिया हो जहाँ पे आपका मटेरियल ख़राब कर दिया गया हो, ठीक है, या जल गया, या फिर कहीं आग लग गई, या चूहों ने ख़राब कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मटेरियल को अच्छे से स्टोर करना होता है। फिफ्थ है आपका द मैनेजमेंट शुड बी फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक।
यहाँ पे देखो आपको जो आपका मैनेजमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपके पास कितना मटेरियल अभी अवेलेबल है, ठीक है, क्या कॉस्ट पड़ी है आपको, आप लोगों को मटेरियल की, कितने का आपको मटेरियल पड़ा है, कितना अवेलेबल है, कितना आपको चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने मैनेजमेंट को देनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसके बाद देखो रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट है देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए, प्रॉपर पूरा एक टीम वर्क की तरह काम करने चाहिए सारे लोग, ठीक है, अगर आपको एक अच्छा मटेरियल कंट्रोल मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तब सेकंड है आपका द परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी सेंट्रलाइज, जो आपका मटेरियल आप जब परचेज करते हो तो वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू हैव पेपर चेक ऑन परचेज ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज। ठीक है, देखो आपको अपने मटेरियल की परचेजेस को, सप्लाईज को प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिनिमम लिमिट फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल शुड बी फिक्स्ड बिलो विच द स्टॉक इज़ नॉट अलाउड टू ड्रॉप। मतलब यहाँ पे देखो आपके पास जितने भी मटेरियल्स है ना, उनके लिए आपको एक लिमिट सेट करनी होती है कि इससे ज़्यादा कम मतलब मटेरियल नहीं होना चाहिए। सपोज़ करो अगर हम पेन की बात करें, पेन है जैसे मेरे हाथ में, तो आपने डिसाइड कर रखा है कि हाँ इस पेन की जो क्वांटिटी है वो मतलब 5 से नीचे नहीं जा रही चाहिए, ठीक है, कम से कम आपके पास 5 पेन होने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से हर मटेरियल की मिनिमम लिमिट सेट करनी होती है कि इतने से कम आपका जो मटेरियल है वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही देखो मैक्सिमम लिमिट भी सेट करनी होती है आप लोगों को कि हाँ इतने मटेरियल से ज़्यादा आप लोगों को स्टॉक में नहीं रखना है, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल शुड बी मेड कंटिन्यूसली अवेलेबल टू मैनेजमेंट सो दैट प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट में बी डन। यहाँ पे देखो आपको जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, अभी मैंने बताया, ये आपको मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपके पास कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना आपको मंगवाना है, ठीक है, क्या कॉस्ट है, क्या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूसली अपने मैनेजमेंट को देनी होती है ताकि वो लोग प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग कर सके, ठीक है। तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स हो गए एक गुड सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल के लिए कि अगर आपको मटेरियल कंट्रोल अच्छे से करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है फंक्शंस ऑफ स्टोर कीपिंग या फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट के आपके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका कि देखो जब आप मटेरियल को रिसीव करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मटेरियल है उसके साथ साथ आपके पास इंडेंट होना चाहिए, परचेज ऑर्डर होना चाहिए, इंस्पेक्शन नोट होना चाहिए या फिर एक गुड्स रिसीव नोट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका फंक्शन आता है कि देखो जैसे ही आपका जो मटेरियल है वो रीऑर्डर लेवल को रीच करता है ना, आपको परचेज रिक्विजिशन इशू कर देना चाहिए अपने परचेज डिपार्टमेंट को। और रीऑर्डर लेवल देखो क्या होता है कि एक टाइम पीरियड जिस टाइम पे आके आप अपना ऑर्डर फिर से प्लेस करते हो, ठीक है। मतलब आपका मटेरियल सपोज करो आपके पास 100 किलो मटेरियल बच रहा है, रॉ मटेरियल बच रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप फिर से ऑर्डर कर देते हो क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर आने में भी आपके पास टाइम लगेगा। आप ऑर्डर करोगे, फिर वो ऑर्डर प्लेस होएगा, आपको डिलीवर करेंगे वो लोग, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो हाँ कि आपके पास इतनी क्वांटिटी बच रही है और इतनी उस टाइम पे आप लोग ऑर्डर कर देते हो, ठीक है, कि हमें फिर से सामान चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। तो जैसे ही आपका मटेरियल रीऑर्डर लेवल को रीच करता है, आपको परचेज रिक्विजिशन इशू कर देना है अपने परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। थर्ड आपका फंक्शन आता है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ मटेरियल। आपको प्रॉपर जो रिकॉर्ड्स होते हैं रिसिप्ट वगैरह के, ठीक है, सारे बैलेंस वगैरह वो सब मेंटेन करके रखने होते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है आपका प्लेसिंग एंड अरेंजिंग मटेरियल्स रिसीव्ड एट प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट प्लेसेस। आपने जो भी मटेरियल रिसीव करा है, परचेज करा है, ठीक है, उसको अच्छे से स्टोर करके रखना होता है प्रॉपर जगह पे। जिस मटेरियल की जो जगह है आपको वहाँ पे रखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई सामान यहाँ का है आप उठा के उसे दूसरी जगह पे रख के आ गए हो, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। लास्ट है आपका फंक्शन एंश्योरिंग दैट द स्टॉक्स नाइदर एक्सीड द मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। देखो आपका जो स्टॉक मैंने अभी बताया मटेरियल कि जैसे कि आप रीऑर्डर करते हो, ठीक है, कि इतने मतलब इतना हमारे पास ऑर्डर बचा है, ऑर्डर आने में टाइम लगेगा तो हम अभी ही ऑर्डर कर देते हैं, उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखो अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल आप कोई सा मंगवाते हो और तो वो रॉ मटेरियल देखो आपका है ना ऐसा कंपनी में कि वो रॉ मटेरियल जो है
वो 100 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना प्रोडक्शन में काफ़ी दिक्कत होएगी, क्योंकि कम हो जाएगा ऑर्डर 100 किलो से आपका जो रॉ मटेरियल है। फिर आप नेक्स्ट ऑर्डर करोगे, वो फिर आएगा, डिलीवर होएगा, तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक आपके पास सारा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा और प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो आपका जो मटेरियल है वो 100 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका मिनिमम लेवल, कि मिनिमम आपके पास कम से कम 100 किलो मटेरियल होना ही चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम लेवल देखो क्या होता है कि मैक्सिमम आप कितना रॉ मटेरियल रख सकते हो। मैक्सिमम आप रख लो एग्जांपल के लिए 500 किलो, ठीक है, कि मैक्सिमम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 किलो रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है। उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल आपको नहीं मंगवाना है, नहीं स्टोर करना है, वो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी आपका, क्योंकि आपका देखो मटेरियल आप मंगवाओगे तो उसमें पैसा लगता है, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो 500 किलो से ज़्यादा आपको मटेरियल स्टोर नहीं करना है। तो जितने से ज़्यादा स्टोर नहीं करना है वो मैक्सिमम लेवल, जितने से कम स्टोर नहीं करना है वो आपका मिनिमम लेवल होता है, ठीक है। तो आपको ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, ठीक है। तो आपको ये मेंटेन करके रखना है कि आपका जो मटेरियल है वो ठीक से रहे, ठीक है, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस पढ़े थे, कभी कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी पूछ लेता है। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के रिगार्डिंग, उसके प्रोसेस के रिगार्डिंग, और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रॉपरली फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपकी वो आप लोगों को पता है ये फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक ये दिक्कत आती है कि वो हर डिपार्टमेंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता है, हर प्रोसेस की, हर प्रोडक्ट की, ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन देखो ये होती है, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम लोग एक्सपेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासीफाई नहीं करते हैं। डायरेक्ट हम एक्सपेंसेस लिख देते हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस है या फिर आपका वेरिएबल एक्सपेंस है, इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। थर्ड आपका लिमिटेशन आता है, इट डज नॉट सेट अप अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ कंट्रोल ओवर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। आपके जो कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और कॉस्ट के आपके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लेबर हो गया, मटेरियल होगा और आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। फोर्थ आता है आपका जो इसका लिमिटेशन, इट डज नॉट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स अगेंस्ट विच डिफरेंट कॉस्ट आइटम्स कैन बी कंपेयर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखो आपको पता ही है फाइनेंस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किसी की भी कॉस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि हाँ आपकी इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पिछले साल क्या आ रही थी, इस साल क्या आ रही है, अगले साल क्या आ सकती है, ठीक है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स नहीं देता है जिससे आप कंपेयर कर पाओ कॉस्ट को, ठीक है। एक ये लिमिटेशन हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका देखो लिमिटेशन, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपको सेलिंग प्राइस के रिगार्डिंग भी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आपका, ये किसी भी कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की कॉस्ट के बारे में तो आपको बताता ही नहीं है। तो जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता होगी तो आप उसका सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन ये भी होता है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ABC एनालिसिस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। ABC एनालिसिस देखो होता क्या है, ABC एनालिसिस इज़ अ मेथड इन विच इन्वेंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पे देखो हम इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, A B C, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब जो भी आइटम्स, जो भी इन्वेंट्री हमने A में रखी है, A वाले पार्ट में रखी है, ठीक है, उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। जो भी इन्वेंट्री B वाले पार्ट में होती है उनकी वैल्यू सबसे कम होती है, और उनकी वैल्यू कम होती है A से, और जो C वाली में हमने रखी होती है उसकी सबसे कम वैल्यू होती है, ठीक है। ये इन्वेंट्री का है। फिर उस अकॉर्डिंगली हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं कि जिस इन्वेंट्री की ज़्यादा वैल्यू है उसको पहले यूज़ कर लिया, उसको ज़्यादा हमने प्रेफरेंस दे दी, ठीक है। सेकेंड वाला B है, उसकी उससे थोड़ी कम है। C वाली जो इन्वेंट्री है, C में जो हमने C कैटेगरी में जो रखी हुई है उनकी सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपका ABC एनालिसिस है। इसके बाद देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, फीफो आपका, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछ लेता है, और इसके ऊपर देखो आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फीफो और लीफो दोनों में से किसी एक का न्यूमेरिकल आ सकता है, चांसेस हैं, बट हाँ श्योरिटी नहीं है इसकी। तो देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है ना, हम जो भी रॉ मटेरियल, जो भी इन्वेंट्री है आपकी, जो भी, ठीक है, जो हम पहले लेते हैं, जो हम पहले परचेज़ करते हैं, हम उसी इन्वेंट्री को, उसी रॉ मटेरियल को हम पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी सामान है, कोई सपोज़ करो आपने
कोई वुड लिया, ठीक है, आपने लकड़ियाँ खरीदी बहुत सारी, तो जो लकड़ियाँ आपने पहले खरीदी है ना, आप उन्हीं को पहले यूज़ करोगे। जो लकड़ियाँ आपने बाद में खरीदी हैं उनको आप बाद में यूज़ करोगे। ये कहता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड देखो क्या कहता है कि जो आपने चीज़ें लास्ट में परचेज़ करी हैं उनको आप पहले यूज़ कर लो, और जो आपने पहले मतलब परचेज़ करी हैं उनको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपका कहता है कौन सा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। दोनों में ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आपका क्या कहता है कि जो पहले परचेज़ करा उसे ही पहले यूज़ करेंगे, उसी के पैसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है कि जो हमने लास्ट में परचेज़ करा है उसको हम पहले यूज़ कर लेंगे, जो हमने पहले परचेज़ करा है उसको पड़ा रहने दो, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन बनता है टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग से। टाइम कीपिंग देखो क्या होता है। टाइम कीपिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे देखो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वर्कर्स आते हैं ना, तो वो किस टाइम पे एंटर कर रहे हैं आपकी कंपनी में, किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हैं, उसका टाइम रिकॉर्ड आप जब रखते हो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कीपिंग। टाइम रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है कि कोई भी वर्कर है, आप उसको पेमेंट तो दे रहे हो लेकिन वो कितना टाइम आपकी कंपनी में रहा है, ठीक है। तो उसके आने का टाइम और उसके जाने का टाइम का जब आप लोग रिकॉर्ड रखते हो उसको हम बोलेंगे टाइम कीपिंग, ठीक है। और टाइम बुकिंग देखो क्या होता है। टाइम बुकिंग में देखो, टाइम कीपिंग में क्या, आपने उसके आने जाने का टाइम नोट करके रख लिया, उसको हम बोलते हैं टाइम कीपिंग। लेकिन टाइम बुकिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि वो कब आया और कब गया, इसमें देखो हम ये भी चेक करते हैं कि वो इतनी देर ऑर्गेनाइजेशन में रहा तो, लेकिन उसने काम कितनी देर करा, उसने प्रोडक्शन में कितनी देर अपना काम करा है, ठीक है। मतलब आ तो गया, सपोज़ करो वो सुबह 9 बजे आ गया हमारी फैक्ट्री में, ठीक है, लेकिन उसने काम कितने बजे से करा, 10 बजे से, 11 बजे से, और कितनी देर तक काम करा। जब हम उसके काम का रिकॉर्ड रखते हैं उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग, ठीक है। तो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में ये डिफरेंस है। इसके बाद देखो टाइम कीपिंग के आपके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। 3 मेथड्स होते हैं, हैंड रिटन मेथड, मैकेनिकल और क्लॉक मेथड, थर्ड है आपका चेक, टोकन और डिस्क मेथड। हैंड रिटन मेथड में आप लोग हाथ से किसी भी रजिस्टर में, नोटबुक में लिख के रखते हो उसका टाइम कब आया वो कब गया, ठीक है। मैकेनिकल और क्लॉक मेथड में आप देखो मैकेनिकली यहाँ पे आप रिकॉर्ड करते हो या फिर क्लॉक दे देते हो, ठीक है, और इसको एक कार्ड दे देते हो। जब वो आएगा अराइवल के टाइम पे वो क्लॉक से टाइम प्रिंट कर लेगा, और जब वो जा रहा होगा अपने डिपार्चर के टाइम पे टाइम प्रिंट कर लेगा, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा। थर्ड है आपका चेक, टोकन और डिस्क मेथड। यहाँ पे देखो आप उसको कोई कार्ड वगैरह दे देते हो, ठीक है, कोई जॉब कार्ड वगैरह, कोई टोकन वगैरह दे देते हो, ठीक है, जो कि वो आते टाइम किसी बॉक्स में डाल देगा और जाते टाइम भी उस बॉक्स को देखो आप लोग हटा लोगे। जैसे अभी वो आया वर्कर, ठीक है, 9 बजे आया, आपने बॉक्स रख दिया डोर पे, जितने वर्कर्स आए उन्होंने वहाँ से अपना टोकन डाल दिया उनमें, ठीक है, तो आपको पता चल गया इतने टाइम पे इतना बॉक्स भर गया, इतने लोग आ गए। आप 15 मिनट बाद उस बॉक्स को वहाँ से हटा लेते हो, और उसके बाद देखो जो बंदा आएगा वो लेट आया तो उसको बॉक्स मिलेगा ही नहीं, तो उसको डायरेक्टली आपसे बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको टाइम का पता चलता है, ठीक है। और टाइम बुकिंग के अगर हम मेथड्स देख लें तो इसके भी देखो आपके 3 मेथड्स हैं, डेली टाइम शीट्स, वीकली टाइम शीट्स और जॉब कार्ड्स। डेली टाइम शीट्स में देखो यहाँ पे आप डेली उनका टाइम नोट करते हो कि आपको उन्होंने कितनी देर, आप मतलब किसी भी पर्टिकुलर जॉब में, पर्टिकुलर टास्क में कितनी देर उन्होंने काम करा है, ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो। वीकली टाइम शीट्स देखो आपकी डेली टाइम शीट्स की तरह ही, इसमें भी आप वही रिकॉर्ड करते हो कि उन्होंने कितनी देर काम करी है, लेकिन यहाँ पे आप वीकली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और जॉब कार्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप उनको जॉब कार्ड्स दे देते हो और उसमें पूरा डेटा लिख के रखते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आपका शॉर्ट नोट में कभी कभी पूछता है कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। तो देखो लेबर टर्नओवर क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बीच में 2 महीने हो सकते हैं, 4 महीने हो सकते हैं, कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, ठीक है, उस टाइम पीरियड के बीच में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स कितने चेंज हो रहे हैं, कितने लेबर्स जॉब छोड़ रहे हैं, या फिर आप लोग कितने नए लेबर्स को रिक्रूट कर रहे हो, ठीक है, उनके बीच का जो चेंज है कि कितने नए लेबर्स आए, कितने पुराने गए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर टर्नओवर, ठीक है। इसके बाद देखो आपका आइडल टाइम भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट में कई बार। आइडल टाइम देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा टाइम देखो जो कि वेस्ट हो रहा है। देखो अगर आप किसी वर्कर को पेमेंट दे रहे हो टाइम के बेसिस पे, टाइम वेज पेमेंट सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर उसने सुबह 10 बजे आया वो, ठीक है, और वो गया 11 बजे रात को, ठीक है, सपोज़ कर रही हूँ मैं जस्ट एग्जांपल के लिए, सुबह वो 10 बजे आया और 11 बजे वो शाम को जाता है, ठीक है, आपने
वो देखो 9 बजे से 11 बजे तक था आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में, ठीक है। लेकिन इस बीच ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ देर काम ना किया हो, और उसके काम ना करने के कई रीजंस हो सकते हैं। क्या पता आपकी मशीन ख़राब हो गई हो, मटेरियल ख़त्म हो गया हो, या फिर लाइट चली गई हो, या फिर उसको कुछ चोट वोट लग गई हो, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो लेकिन आपने पेमेंट तो उसको पूरे टाइम की करी है ना, सुबह 9 से रात के 11 बजे तक की करी है। तो उस बीच जो टाइम ख़राब हुआ है, जिस टाइम पे उसने प्रोडक्शन में काम नहीं करा है, लेकिन फिर भी आपने उसको पेमेंट दी है, उस एक्स्ट्रा टाइम को हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम, ठीक है। समझ आ गया आइडल टाइम क्या होता है। इसके बाद देखो होता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन पे शॉर्ट नोट कभी कभी पूछते हैं वैसे तो। देखो अब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो आपके ओवरहेड्स होते हैं, ओवरहेड्स मैं अभी बताऊंगी आपको क्या होते हैं, ठीक है। उसमें उसकी जो आप उसके प्रोसेस को जब आप चार्ज करते हो, ठीक है, ओवरहेड्स को जब आप चार्ज करते हो उसके अमाउंट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कॉस्ट का। कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछते हैं, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपकी कई टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट देखो जो कि आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही होती है किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर इसमें कॉपी की बात करूँ तो यहाँ पे पेपर की जो कॉस्ट है डायरेक्टली नज़र आ रही है, ठीक है आपको, तो वो होती है आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। सेकेंड होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में देखो आपको ऐसी कॉस्ट जो कि इन्वॉल्व तो होती है उस प्रोडक्ट में, लेकिन आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आ रही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये कॉपी के लिए पेज यूज़ करा है, इसकी कॉस्ट तो आपको नज़र में आ रही है, ठीक है। लेकिन इस कॉपी को देखो लाने के लिए लकड़ लेके आए होंगे कहीं से, ठीक है, वुड आया होगा कहीं से, तभी तो पेजेस बने हैं ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा हुआ होगा वो तो आपको नज़र नहीं आ रहा है ना, वो आपका होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि आपको डायरेक्टली पता नहीं चलती है, ठीक है। थर्ड आता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट देखो क्या होती है, जो कि फिक्स्ड है, मतलब आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो वो कॉस्ट आएगी ही आएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी फैक्ट्री है, आपने रेंट पे ली है, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, आपको हर महीने रेंट तो देना पड़ेगा ना अपने रेंट पे लिए। तो आप ये तो नहीं कह सकते इस महीने मैंने प्रोडक्शन नहीं करा तो मैं रेंट नहीं दूंगा आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा है, ठीक है, तो अभी नया है तो इतने बच्चे नहीं हैं, तो मैं उनको ये तो नहीं बोल सकती ना कि हाँ अभी मेरे पास बच्चे नहीं है, मैं आपको रेंट नहीं दूंगी, जब बच्चे आएंगे तब रेंट दूंगी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते। जितने भी बच्चे हैं वो मेरी दिक्कत है भाई, मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन उनको रेंट तो देना है ना, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, आप कुछ काम करो अपना चाहे ना करो, आपको देनी ही पड़ेगी वो फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। सेकंड आती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई मशीनरी या कोई प्लांट है आपकी कंपनी में, ठीक है, और वहाँ पे देखो आप डेली बेसिस पे उसको यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो मशीनरी ज़्यादा थोड़ी ख़राब होएगी, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, उसको उसके रिपेयर में, उसके मेंटेनेंस में खर्चा लगेगा, ठीक है। और आप मशीन यूज़ ही नहीं करोगे, बिल्कुल ला के न्यू रख दोगे, ठीक है, प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो ना वो यूज़ होएगी ना वो ख़राब होएगी। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो ख़राब होएगी, तो वहाँ पे आपका मेंटेनेंस चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। तो वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, जो कि आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है और कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। इसके बाद देखो और भी कॉस्ट होती है, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब देखो ना प्रॉपर फिक्स्ड हो ना प्रॉपर वेरिएबल हो, मतलब यहाँ पे ये देखो बीच का, दोनों का, फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच की कॉस्ट आपकी। जैसे कि डेप्रिसिएशन देख लो, डेप्रिसिएशन देखो आपका लगना ही लगना है, कोई भी चीज़ आपने परचेज करी है, पता है ये टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन वो कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन पे, ठीक है। अगर आप कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होगी, उसका डेप्रिशिएशन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो धीरे धीरे वो मतलब डेप्रिशिएट होएगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद आती है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि प्रोडक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी पीरियड कॉस्ट, जो कि डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट। कंट्रोलेबल कॉस्ट जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में है, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, चाह कर भी वो आपके बाहर है आपके कंट्रोल से, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रोल्स ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक कॉस्ट अकाउंटेंट के क्या रोल होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट कौन होता है, हमारा स्पेशल अकाउंटेंट होता है, जो कि सिर्फ कॉस्ट के लिए अकाउंटिंग करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट इज अ वन हु स्पेशलाइज इन कॉस्ट अकाउंटेंसी। ही एनालाइजेस द कॉस्ट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग प्रॉब्लम्स इन द बिजनेस, ठीक है। जो कि स्पेशलिस्ट हो कॉस्ट अकाउंटेंसी में, उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। अब उसके क्या रोल्स होते हैं या क्या फंक्शंस होते हैं या फिर क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है कि सपोर्टिंग टॉप मैनेजमेंट इन कॉस्ट रिलेटेड डिसीजंस, प्रोवाइडिंग कॉस्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। देखो आपकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है
उनको सपोर्ट करना, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प करना, उनको कॉस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड कर पाना, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्या कॉस्ट आई है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करोगे तो उनके डिसीजन मेकिंग में टॉप मैनेजमेंट के काम आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक रोल होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। सेकेंडली होता है आपका प्रिपेयर एंड मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर लीगल कंप्लायंस। यहाँ पे आपको कॉस्टिंग के आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होते हैं आपके प्रोडक्ट की, सर्विसेज के लीगल कंप्लायंस के लिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए। कई बार आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए भी सारा डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। थर्ड होता है आपका कॉस्ट असरटेनमेंट। यहाँ पे कॉस्ट आपको फाइंड करनी होती है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो यही है कि उसको कॉस्ट फाइंड करनी है, उसको रिड्यूस करना है, उसको अच्छे से कंपेयर करना, ठीक है। फोर्थ है आपका कॉस्ट कंपैरिजन। यहाँ पे कॉस्ट को कंपेयर करना है कि लास्ट ईयर आपकी किस प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आई थी या किस सर्विस की कितनी कॉस्ट आई थी, इस साल आपकी कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है, किस वजह से कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंपेयर करना। और लास्ट में कॉस्ट रिडक्शन की, अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की तो आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे रोल्स होते हैं या फिर फंक्शंस कह सकते हो एक कॉस्ट अकाउंटेंट के, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा देखो आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बताओ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में देखो आपकी 3 चीज़ें होती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल आपके 2 टाइप के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर आपका 2 टाइप का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस आपके 2 टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है आप लोगों को पता है। डायरेक्ट मतलब मटेरियल वो चीज़ें जो कि हमें डायरेक्टली दिख रही है, इन्वॉल्व होती हुई उस प्रोडक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट लेबर भी आपका वो जो डायरेक्ट लेबर आपको नज़र आ रहा है काम करता है वो प्रोडक्शन में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपके पता ही है आप लोगों को, जो कि आपको डायरेक्टली नज़र आ रही है जो चीज़ें, वो डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ठीक है। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है वो नहीं दिख रहा है, वो इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल की देखो हमेशा बात करी जा रही है आपकी रॉ मटेरियल की। आपकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में जहाँ पे भी मटेरियल टर्म आएगा ना, मटेरियल यहाँ पे मतलब रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल देखो, जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर कोई कंपनी शर्ट बनाती है, ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, उसका कपड़ा जो हो गया आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर क्या कौन हो गया, जो कपड़ा जो शर्ट से कपड़े से शर्ट बना रहा है, ठीक है, वो पर्सन, वो आपका डायरेक्ट लेबर आपको नज़र आ रहा है कि हाँ इसने शर्ट बनाई है। इसके बाद एक्सपेंसेस देखो, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको जो भी खर्चा आया आपको उस कपड़े को ख़रीदने में, उस लेबर को पे करने में, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं आपको। इनडायरेक्ट मटेरियल देखो क्या हो गया, कपड़ा तो आपको डायरेक्टली नज़र आ रहा है, लेकिन कपड़ा देखो आपने किसी फैक्ट्री में आप काम करवा रहे हो तो वहाँ पे देखो जैसे कि उसमें शर्ट का देखो कपड़ा आपको डायरेक्टली नज़र आ गया, उसमें छोटी छोटी और भी तो चीज़ें लगती हैं, धागा लगता है, बटन लगता है, वो डायरेक्टली आप लोग नहीं देख रहे हो, ठीक है। लेबर जैसे कि आपने जिसने शर्ट सिली वो आपको डायरेक्टली नज़र आ रहा है। और उसके अलावा देखो उस कपड़े को लाने के लिए भी तो कोई बंदा लेके आया होगा कहीं से ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, ठीक है, तो वहाँ पे जो बंदा उस कपड़े को लेके आया वो भी तो आपका इनडायरेक्ट लेबर हो गया ना, उसने भी तो हेल्प करी है प्रोडक्शन में। और एक्सपेंसेस में अगर हम देखें तो डायरेक्टली आपको कपड़े का पैसा नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपने किसी फैक्ट्री में बैठ के बनाई है शर्ट, ठीक है, तो वहाँ की लाइटिंग, उसका रेंट, वो सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम एज इट इज़ लिखते हैं, लेकिन जो आपकी इनडायरेक्ट चीज़ें हो गई, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। इन सबको हम डालते हैं ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। ओवरहेड्स को आपको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आपकी सैलरी आ गई, पोस्टेज आ गया, ऑफिस का रेंट आ गया, जो भी आपका ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चा आएगा वो यहाँ आ गया, ठीक है। फैक्ट्री में देखो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी, रेंट हो गया फैक्ट्री का, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देखो आपका वेयर हाउस का रेंट हो गया, आपके बैड डेट्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो ये सारी आपके आ गए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर। ओवरहेड समझ में आ गया। देखो आपके सारे जो थ्योरी के पार्ट्स हैं वो तो कवर हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ पूछता है तो आप खुद से बना के लिखने की कोशिश करना। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट थे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग का आपका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स देखो 3-4 जगह है जहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा। या तो देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी एक है, वहाँ से आपका न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है।
फिर आपका मशीन आवर रेट है, उससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। उसके अलावा देखो आपका प्रोसेस अकाउंटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट शीट है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन टॉपिक्स से आपके देखो न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं। मैंने देखो टेलीग्राम पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक्स के, ठीक है, जो मैंने PDF में बना के डाले हैं, वो आप एक बार क्वेश्चंस देख लेना। उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, ठीक है, आ सकते हैं। तो एक बार उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसा न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका देखो प्रोसेस अकाउंटिंग में आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना आना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में आपके देखो 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट। तो कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट अगर आपको नहीं भी आता है तो भी चलेगा, कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कुछ नहीं है, जस्ट फार्मूला है, फार्मूला डाल के आपको आंसर निकालना होता है। और मशीन आवर रेट में भी जस्ट आपको सिंपली आंसर कैलकुलेट करना होता है, ज़्यादा टफ नहीं है वो भी। और इसके अलावा देखो मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, इसके क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कई बार। तो इन सब में जस्ट फार्मूले हैं, आपको फार्मूला याद करना है और जो चीज़ें दी गई हैं उससे आंसर को कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये देखो आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, ये भी मैंने उस PDF में वैसे तो डाल दिया है मेरे ख्याल से, एक बार नहीं तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपका, सबसे पहले आपको ओपनिंग रॉ मटेरियल लिखना है, ठीक है। ऊपर हम यहाँ पर्टिकुलर्स लिखेंगे, साइड में अमाउंट, और कुछ भी नहीं होता है कॉस्ट शीट में, ठीक है। ऊपर आप लिख दोगे कॉस्ट शीट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ओपनिंग रॉ मटेरियल लिखोगे, उसमें ऐड करोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस करोगे आप क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, आपको बस पहले आप फॉर्मेट बना लेना और जो जो चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी हुई है ना वो साथ साथ आप लिखते चलना, और जो चीज़ें आपके क्वेश्चन में नहीं दी गई हो उसके आगे नील लिख के आगे क्वेश्चन करते जाना ताकि आप फॉर्मेट ना भूलो, ठीक है। तो फॉर्मेट याद कर लेना। क्लोजिंग रॉ मटेरियल आप माइनस कर दोगे ना तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। फिर डायरेक्ट मटेरियल में आप लोग डायरेक्ट या तो वेजेस लिख सकते हो या तो डायरेक्ट लेबर लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है तो भी यहीं लिखना है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है तो भी यहीं लिखना है, वो ऐड करोगे। फिर उसमें ऐड करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपकी निकल के आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, जिसको हमारा है ये A पार्ट, ठीक है। प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करोगे, माइनस करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो आ जाएगी आपकी वर्क कॉस्ट, या फिर इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड करोगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के C पार्ट आपका, ठीक है। उसमें ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, D पार्ट आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। उसमें ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो अब आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करोगे प्रॉफिट, तो आपकी सेल्स आ जाएगी। या फिर कई बार आपको क्वेश्चन में ना सेल्स दी गई होगी और प्रॉफिट नहीं दिया होगा, तो देखो आप यहाँ तक सॉल्व कर लोगे और सेल्स लिख दोगे, बैलेंसिंग फिगर में आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, जो मैंने PDF डाला है उसमें कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। और इसके अलावा देखो ये आपके देखो फॉर्मूले हैं बहुत सारे। सबसे फर्स्ट आपका रीऑर्डर पीरियड देखो मिनिमम होता है 5 वीक्स का, मैक्सिमम होता है 7 वीक्स का, ठीक है। कंजम्पशन हम जनरली मिनिमम रखते हैं 50 kg, मैक्सिमम रखते हैं 150 kg, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ना दिया गया हो तो, वैसे तो दिया रहता है क्वेश्चन में आपको रीऑर्डर पीरियड और कंजम्पशन, ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल का देखो आपका क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम कंजम्पशन से, आ जाएगा आपका रीऑर्डर लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का आपका क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे नॉर्मल पीरियड इनटू नॉर्मल कंजम्पशन। और नॉर्मल पीरियड आपका देखो कैसे निकलेगा, आपके क्वेश्चन में अगर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दिया गया है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नॉर्मल पीरियड आ जाएगा। नॉर्मल कंजम्पशन आपको इसी तरीके से निकालना है, मिनिमम कंजम्पशन मैक्सिमम कंजम्पशन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का देखो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम पीरियड इनटू मिनिमम यूसेज, ये सब कुछ आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको जस्ट निकाल लेना है। यहाँ पे देखो आपको रीऑर्डर लेवल अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आपको इस वाले फॉर्मूले से पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी क्वेश्चन सबसे सिंपल लगता है, सबसे इजी है, जस्ट फार्मूला दिया है आपको EOQ का अंडर रूट में 2 × A × O डिवाइड बाय C,
अब यहाँ पे 2 तो पता ही है। ए देखो यहाँ पे एनुअल डिमांड, आपके एनुअल डिमांड कितनी है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। एनुअल डिमांड कितनी, इतनी यूनिट्स है या फिर इतने केजी है, जो भी आया आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ओ है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आप देखो पर अगर आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसकी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है वो। जैसे कि सपोज़ करो आपने एक बार में 100 पेन ऑर्डर करे, ठीक है, तो 100 पेन तो देखो छोटा एग्जांपल हो गया, फिर भी देखो अगर कोई डिलीवर करने आता है तो वो डिलीवरी चार्जेस भी तो लेगा ना, तो पर ऑर्डर आपके कितना डिलीवरी चार्ज पड़ गया। एक बार अगर आप ऑर्डर मंगवाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर आप लोग साल में 10 बार ऑर्डर मंगवाते हो तो 10 बार आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। 10 बार अगर कोई बंदा आ रहा है आपको डिलीवर करने तो वो 10 बार लेगा आपसे डिलीवरी चार्ज, ठीक है, तो वो होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। सी आता है आपका कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आपकी कैरी करने की कितनी कॉस्ट पड़ी है। जैसे कि एग्जांपल लूँ तो आप एक कार का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। एक है आपके पास ऐसी सस्ती सी कोई कार है, कोई सी भी ले लो आप, ज़्यादा तो मेरे को नॉलेज नहीं है, जैसे नैनो ले ली, ठीक है, और दूसरी आपके पास BMW है, ठीक है। तो आपको देखो अगर मेंटेन करना होगा तो आपकी जो नैनो कार है उसमें मेंटेनेंस का खर्चा आपको ज़्यादा आएगा या BMW का ज़्यादा आएगा। अगर आप कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हो दोनों कार्स के लिए तो जो BMW के लिए रखोगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, वो ज़्यादा पैसे मांगेगा आपसे उसकी कार की अच्छे से ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो वो होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट, कि आपकी कितनी कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको जस्ट कैलकुलेट करके लिखना है, ठीक है। और ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखो क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऑर्डर मंगवा रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, कुछ भी है, ठीक है, तो आपको कैसे मंगवाना चाहिए कि आपको उसकी कॉस्ट सबसे कम पड़े, ठीक है। अगर आप देखो आप अपनी मर्ज़ी से मंगवा लेते हो, ठीक है, आपकी एनुअल डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की, मान लो 1000 है, ठीक है, 1000 यूनिट्स चाहिए होते हैं आपको पूरे साल भर में, ठीक है, और आप क्या करते हो ना 200 यूनिट करके 5 बार में मंगवाते हो तो आपको 5 बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी। अगर आप देखो एक ही बार में मंगवाते हो, एनुअल डिमांड आपकी 1000 यूनिट्स की है, आप कहते हो मैं एक ही बार में मंगवा लूँगा, आपको जो शॉपकीपर है या फिर जो भी आपका सप्लायर है वो कहता है आप एक ही बार में मंगवा लो, मैं आपको 3% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस तरीके से मतलब अगर आपका एक खर्चा कम होएगा ना तो दूसरा बढ़ जाएगा। तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है या फिर इसको हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ये आपको बताता है कि आपको एक बार में कितने यूनिट्स मंगवाने चाहिए, कितना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, जिससे आपकी जो सारी कॉस्ट है वो सबसे कम से कम आए और आपको लॉस ना हो, ठीक है। तो आपको हमेशा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली अपना सामान मंगवाना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आप लोगों को पता ही है क्या होता है कि इतने से ज़्यादा आपको स्टॉक नहीं रखना है। मिनिमम स्टॉक लेवल आप लोगों को पता ही है कि इतने से कम आपको स्टॉक नहीं रखना है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल आप लोगों को पता है कि इस टाइम पीरियड पे आके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर आने में टाइम लगेगा और इतना ऑर्डर ख़त्म होने से पहले वो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड पे आके आपको कब अपना नया ऑर्डर प्लेस करना है उसको हम लोग बोलते हैं रीऑर्डर लेवल, ठीक है। तो समझ में आ गया ये। और एक चीज़ देखो, और आपकी ये जो कैरिंग कॉस्ट है ना, ये क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज में गिवन होगी, तो परसेंटेज में हमें नहीं चाहिए होती है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी परसेंटेज दी गई है आप वो परसेंटेज लिख लोगे और वो परसेंटेज हमेशा कॉस्ट पर यूनिट की निकालनी है। अगर आपको दिया गया है कैरिंग कॉस्ट दी गई है आपको 10%, ठीक है, और आपको कॉस्ट दी गई है पर यूनिट 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपीज़ पर यूनिट, 20 रुपीज़ आपको पर यूनिट दी गई है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैरिंग कॉस्ट को आप लिख लोगे, 10% आपको किसका निकालना है, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट है, और कैरिंग कॉस्ट आपकी हमेशा परसेंटेज में गिवन होगी, तो यहाँ पे आपको इसको कैलकुलेट करके लिख लेना है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट आपको ऐसे निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और ये देखो आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे हम P&L बनाते हैं ना, एक तरफ एक्सपेंसेस और एक तरफ इनकम्स, कुछ उसी टाइप से इसका भी अकाउंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और ये देखो WC मतलब होता है वर्क सर्टिफाइड, WU मतलब वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड देखो आपका क्या होता है ना कि अगर देखो कोई भी इंसान है, ठीक है, उसको अपने घर बनवाना है, बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, तो वो जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास और जाके बोलता है कि आप ना मेरा घर बनवा दो, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं 6 महीने में 1 साल में बनवा दूंगा। तो
तो यहाँ पे वो पर्सन कहता है मैं आपको भाई इतना पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा इतना पैसा जा रहा है, तो मेरे को कोई श्योरिटी तो चाहिए कि ना ये बंदा काम कर देगा, मेरा घर बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो भी बंदा जो भी गारंटी दे रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कहता है हाँ हाँ ये बंदा देखो घर बना देगा तुम्हारा 6 महीने में, 1 साल में, जो भी टाइम पीरियड वो बोलता है, इतने टाइम में ये घर बना देगा, 80% काम आपका कर देगा, मैं श्योरिटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो जितने वर्क को वो लोग सर्टिफाइड कर देते हैं, ठीक है, जितने काम की वो लोग श्योरिटी दे देते हैं कि हाँ इतना काम हो ही जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड। और देखो कोई भी इंसान किसी दूसरे बंदे की काम की श्योरिटी पूरी 100% नहीं दे सकता, ठीक है। अब मैं गई किसी के पास घर बनवाने, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला, उसने अपने लाके कोई लेबर्स वगैरह जो भी उसका है, ठीक है, उसने मेरे को बता दिया कि ये लोग आपका घर बनाएंगे, इतने पैसों में इतने टाइम में बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन वो उन लोगों की पूरी गारंटी तो नहीं दे सकता ना। वो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा कि देखो मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने में ये लोग आपका इतना काम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मान लो 80% गारंटी दे दी, तो जो 80% उसने गारंटी दे दी वो होता है आपका वर्क सर्टिफाइड कि हाँ इतना काम तो कर ही देगा, वो कोई भी बंदा, ठीक है। लेकिन हाँ पूरी श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो जिस काम की श्योरिटी नहीं मिली होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है, समझ में आ गया। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपके 2 अकाउंट बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मेट देखो आपका ये रहा, यहाँ लिखोगे टू मटीरियल, टू लेबर, टू वेजेस, और अगर कोई ओवरहेड कह रही हूँ, आउटस्टैंडिंग आपके एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आप यहीं ऐड करके लिख दोगे। उसके बाद देखो आपको डेप्रिसिएशन भी यहीं लिख दोगे, कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी यहीं पे लिख दोगे, ठीक है। और अगर आप दूसरी साइड आओगे तो यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे वर्किंग प्रोग्रेस से, ठीक है, यहाँ पे आप वो लिखोगे। फिर उसके बाद कोई वर्क सर्टिफाइड है तो वो लिख दोगे, वर्क अनसर्टिफाइड है तो उन सबको ऐड करके यहाँ बाहर लिख दोगे। उसके बाद आएगा आपका बाय क्लोजिंग मटेरियल, जो भी यहाँ पे देखो आपने मटेरियल स्टार्ट करा था, ओपनिंग था, तो यहाँ क्लोजिंग मटेरियल आ जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे आएगा बाय मटेरियल टू स्टोर। देखो अगर आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए का मटेरियल लगाया, ठीक है, उसमें आपका जितना यूज़ हुआ आप उतना ही तो लिखोगे। अगर आपका 50,000 का मटेरियल यूज़ हो गया तो बाकी का, और सपोज़ करो आपने 10,000 का मटेरियल आपने स्टोर में वापस भेज दिया, ठीक है, आपने मटेरियल मंगवाया, आपका जितना यूज़ हुआ, बाकी जो नहीं यूज़ हुआ आपने उसको वापस स्टोर में भेज दिया, तो आप वो पैसा भी तो यहाँ नहीं जोड़ लोगे ना, तो वो यहाँ पे आप लिख दोगे जो भी आपने स्टोर में वापस करा है, बाय मटेरियल टू स्टोर, ठीक है। उसके बाद देखो ये चीज़ें आपकी आएंगी बैलेंसिंग फिगर में, इधर का टोटल करोगे, इधर का टोटल करोगे, आपका जो भी आएगा उसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब ये नोशनल प्रॉफिट देखो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक होगा आपका P&L में जाएगा और दूसरा आपका वर्किंग प्रोग्रेस में आप लिखोगे, ठीक है। अब देखो इस नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा आपको P&L में डालना है और कितना हिस्सा आपको वर्क इन प्रोग्रेस में निकला है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो देखो आप नोशनल प्रॉफिट जो है आपका, उसका देखो क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगे यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, वर्क सर्टिफाइड लोगे, नीचे लोगे आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है इनटू कर दोगे 100 से, जो भी परसेंटेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, वर्क सर्टिफाइड, अपॉन में क्या लोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। अब यहाँ पे देखोगे आपकी कितनी परसेंटेज निकल के आई है, ठीक है। अगर वो परसेंटेज 25% से कम है, ठीक है, 25% से कम आई है अगर आपकी परसेंटेज इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो यहाँ पे देखो आपको P&L में कुछ भी नहीं लिखना है, आपका जितना भी नोशनल प्रॉफिट निकल के आया था सारा आप वर्क इन प्रोग्रेस में डाल दोगे, ठीक है। अगर 25% से कम आती है आपकी परसेंटेज यहाँ पे निकलती है तो, ठीक है, सारा आपको यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देना, P&L में कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो इसकी परसेंटेज है वो निकल के आएगी 25% से 50% तक के बीच में, ठीक है, 25 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, और 25 से 50 के बीच में अगर कुछ भी आती है परसेंटेज आपकी, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये नोशनल प्रॉफिट यहाँ ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है इसको 1/3 से, मल्टीप्लाई इसको फिर करेंगे कैश रिसीव्ड और डिवाइड में वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। तो जो भी निकल के आएगा उसको आप लोग डाल दोगे P&L में, फिर जो बचेगा वो डाल दोगे आप वर्क इन प्रोग्रेस में माइनस करके, ठीक है। इसको निकालने के बाद जो भी आया डाल दिया आपने P&L में नोशनल प्रॉफिट, फिर देखो नोशनल प्रॉफिट में से P&L वाला माइनस कर दोगे, जो बचा आप वर्क इन प्रोग्रेस में लिख दोगे, ठीक है। और अगर आपकी जो परसेंटेज है वो आती है 50% या फिर 50% से ज़्यादा, ठीक है, 50% या फिर 50% से ज़्यादा, तब आप ये नोशनल प्रॉफिट यहाँ लोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको 2/3 से, ठीक है।
फिर मल्टीप्लाई करोगे कैश रिसीव्ड से और डिवाइड करोगे वर्क सर्टिफाइड से। तब आपकी जो भी आपको यहाँ पे नंबर आएगा उसको आप डाल दोगे पीएनएल में, नोशनल प्रॉफिट में से पीएनएल वाला माइनस करके बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में लिख दोगे। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सारी थ्योरी अच्छे से कर लेना, समझ में आ जाएगा। अच्छे से एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करना, क्योंकि आप कुछ भी लिख के आओगे ना, एग्जामिनर कोशिश करता है आपको पास करने की। ठीक है, और अगर आप खाली पेपर छोड़ के आ जाओगे तो वो नंबर कहाँ पे देगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप मत करना। जितना आता हो अच्छे से एग्ज़ाम अपना लिख के आना। थोड़ा बहुत आगे पीछे से पूछ लेना अगर किसी टॉपिक में कुछ बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और इसके अलावा देखो क्वेश्चंस मैंने डाल ही दिए हैं टेलीग्राम पे, जो आपको न्यूमेरिकल्स एक बार वो सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके खुद से देख लेना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना चाहो तो। ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा रट लेना कि कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल को। ठीक है, और वहाँ जाके एग्जाम में देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, क्योंकि क्या है आपको टोटल के मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जितनी चीज़ें समझ में आ रही है आप उतनी चीज़ें लिखते जाओगे ना, तो उसके स्टेप की मार्किंग यहाँ पे होती है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी देखो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख के आ जाओगे, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्या है, अकाउंट आप देखो कोई सा भी बना दोगे, प्रोसेस अकाउंटिंग है उसमें भी देखो आप सिर्फ फॉर्मेट बना के आ जाओगे ना, और आपको जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं उतना लिख दोगे तो आपको उतने के मार्क्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि चीज़ें रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करके दिखाओगे तभी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप फॉर्मेट वगैरह याद कर लो, जितना आपको समझ में आएगा उतना सॉल्व कर देना। पूरा सॉल्व नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट हाँ खाली मत छोड़ना। स्टेप्स की मार्किंग है इसमें, और थ्योरी तो आप पूरी ही लिख देना, और कोशिश करना कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी पता हो आप सब कुछ लिख दो। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में देखो कहीं ना आपको पेज भरने के मार्क्स मिलते हैं, ऐसा होता है कॉलेज में। ठीक है, तो आपको खाली नहीं छोड़ के आना है एग्ज़ाम, बिल्कुल भी अच्छे से आप लिख के आओगे तो आराम से पास हो जाओगे। ठीक है,